हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा सेट 2 रहने वाला है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा है जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आपके और टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए थे। आज भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश में भी रहेंगे, आपके हिंदी में भी रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन के आप काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन मैम ने करवाए हैं, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस UGC नेट। 2 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। हर्षिता मैम की पाठशाला ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। क्लासेस की सारी फ्री PDF अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। आपको अगर मेरे से कोई भी डिस्कशन करना है तो आप यहाँ पे मुझसे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, या फिर कोई भी कहीं पे वैकेंसी आती है, कहीं पे कोई भी आपका करंट अफेयर की न्यूज़ आती है, कोई भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी होती है, सारा कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। ये हमारा यूट्यूब चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे भी आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए आपको दोनों ही टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, असर्शन रीजन यानी कि कथन और अभिकथन आपको दिया हुआ है। अभिकथन और तर्क आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे चूज करके बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये चूज करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है कि मैडम इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और फिर इसका क्या जो व्याख्या है वो भी सही है, ये हम पता कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको वो टेक्निक समझाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक से हमको सवालों को यहाँ पे सॉल्व करना है, हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या बोला है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, यानी कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। जितने भी आपकी शिक्षण होते हैं, जितनी भी आपकी टीचिंग होती है, सभी में लर्निंग होती है। भाई मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ तो यानी कि दूसरी तरफ लर्निंग हो रही है क्या, ये बोला है इस कथन में। और दूसरा कथन क्या बोला है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युक्त होना चाहिए। कौन सा इनमें से सही कथन है वो आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। पहला कथन बोला है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। दूसरा कथन बोला है कि दोनों ही कथन सही है पर इसकी व्याख्या जो है वो सही रूप से स्पष्ट नहीं करी है। तीसरा कथन बोला है कि ए कथन सही है पर आर कथन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए कथन गलत है पर आर कथन सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद में इसका आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए कथन तो सही है पर आर कथन हमारा यहाँ पे गलत निकलता है। कैसे, एक कथन में बोला है कि सभी शिक्षण में अधिगम होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो यानी कि आप भी तो वहां पे आपका जो अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो हो रही है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रही हूँ तो आपका लर्निंग भी हो रही है, मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आपकी लर्निंग भी हो रही है। ये कथन तो सही है कि सभी शिक्षण में अधिगम होता ही होता है, ये कथन तो आपका सही है। पर दूसरा कथन में क्या बोला है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि लर्निंग जब ही अच्छी होगी जब वो टीचिंग के माध्यम से होगी। तो अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी कोई टीचिंग होगी, हमेशा जब भी टीचिंग होगी तो वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। ठीक है, पहले कथन में बोला है ना कि टीचिंग हो रही, तो वहां पे इसका मतलब है कि अधिगम भी हो रहा है अगर शिक्षण हो रहा है तो यानी कि जहां भी टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तो मैं दीवार पे देख के तो पढ़ा नहीं रही हूँ, कोई मेरे सामने बच्चे बैठे हैं या फिर कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो सामने से कोई बच्चा पढ़ रहा है इसलिए टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जहां भी शिक्षण होता है वहां पे अधिगम होता ही होता है। पर क्या इसको उल्टा हम बोल सकते हैं कि जहां भी लर्निंग होगी वहां पे टीचिंग होगी ही होगी हमेशा, जहां भी अधिगम होगा वहां पे हमेशा शिक्षण होगा ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। और दूसरे कथन में क्या बोला है कि अधिगम को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षण आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। आप अधिगम जो है, अधिगम मतलब लर्निंग, आप लर्निंग जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से ही करते हो क्या, सेल्फ स्टडी भी तो करते हो। तो जहां पे कोई टीचर आपको पढ़ाता है क्या सेल्फ स्टडी में, नहीं पढ़ाता है। तो जब भी लर्निंग होती है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे टीचिंग
टीचिंग हो ही रही है, पर जब भी टीचिंग होती है तो यानी कि वहां पे लर्निंग होगी ही होगी। ये दोनों आप उल्टा नहीं बोल सकते हो। जब भी टीचिंग होगी, जब भी शिक्षण होगा, तब अधिगम हमेशा होगा, लेकिन जब अधिगम होगा तो जरूरी नहीं है वहां पे शिक्षण भी हो रहा है, क्योंकि अधिगम हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहला कथन आपका सही हो गया, दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे आपका इवेल्युएशन नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उस टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया है। इवेल्युएशन में काफी अलग अलग प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं, उनमें से आपसे सवाल पूछा गया है। तो इवेल्युएशन आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। सवाल क्या पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, यहाँ पे आपसे संकलनात्मक परीक्षण के ऊपर सवाल पूछा गया है, समेटिव टेस्ट के ऊपर सवाल पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या बोला है, हिंदी में सवाल को समझते हैं। संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्ति सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्माणात्मक परीक्षण कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, या फिर है ना निकप संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अगर कोई टीचर समेटिव टेस्ट के आधार पे ये देख रहा है कि उसके जो स्टूडेंट्स है, इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, अगर वो अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव टेस्ट कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहेंगे, नॉर्म टेस्टिंग कहेंगे, या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे निकष संदर्भित परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। अब ये सारे प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं। फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक परीक्षण क्या होता है, जब आप पढ़ाने के दौरान बच्चे का मूल्यांकन करते हो। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, नाम में ही लिखा हुआ है, सतत होता है और व्यापक होता है। व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का देखा जाता है। अब मानक संदर्भित और निकष संदर्भित परीक्षण कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक तो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, एक होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो शब्दों के बारे में सुना होगा, एक तो होती है परसेंटेज, जब आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटेज के अंदर आता है, और एक होती है आपकी परसेंटाइल, जब आपका रिजल्ट जो है वो आपका परसेंटाइल के अंदर आता है। अब ये परसेंटेज क्या होती है और परसेंटाइल क्या होती है, इसमें फर्क होता है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है आपका निकष संदर्भित परीक्षण होता है, ये आपका होता है परसेंटाइल के अंदर, जब आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आता है उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन कैसे होता है, सपोज मैं अगर आपका यहाँ पे कोई भी टेस्ट ले रही हूँ तो मैंने एक मानक सेट कर दिया है, इसका नाम ही लिखा हुआ है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक यानी कि कोई क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है कि अगर 100 में से बच्चों के 30 नंबर आएंगे तभी बच्चे जो है वो पास होंगे, यानी कि जो भी बच्चा 30 नंबर तक आएगा वो बच्चा पास कहलाएगा। 30 नंबर से कम किसी भी बच्चे के अगर मार्क्स आते हैं तो वो फेल कहलाएगा। ठीक है, ये होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहाँ पे हम कोई मानक यानी कि कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं जो कि आपके परसेंटाइल वाले सिस्टम, परसेंटेज वाले सिस्टम में होता है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है आपका, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ये जो क्राइटेरियन है इसका नाम होता है निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते, हम बच्चों के बीच में कंपेरिजन करवाते हैं और कंपेरिजन करके जो अच्छा परफॉर्म करता है वो आगे आता है, जो कम परफॉर्म करता है या फिर अच्छे वाले से थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है वो पीछे रहता है। जैसे कि आपके परसेंटाइल वाला एग्जाम में होता है, जब भी आपके एग्जाम में रिजल्ट परसेंटाइल में आता है तो यानी कि जिसका परसेंटाइल, सबको हम कंपेयर करेंगे, सारे बच्चों का जो मार्क्स है उसको कंपेयर करते हैं, फिर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसका परसेंटाइल हाई होता है, जिसके कम मार्क्स आते हैं उसका परसेंटाइल दूसरे वाले से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे कोई भी मानक सेट नहीं करते हैं, कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में। परसेंटाइल पूछे अगर एग्जाम में तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लगाना है, परसेंटेज पूछे तो
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग लगाना है। अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन द बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे टीचर जो है अपने बच्चों का परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करना चाहता है, तो वो यहाँ पे कौन से प्रकार का टेस्ट करेगा, वो यहाँ पे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट करेगा। बच्चों को एक मानक सेट कर देगा कि आपको इतने मार्क्स लेकर ही आने हैं और उसके आधार पे बच्चों की परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार है, मुख्य की बिहेवियर है। अब इफेक्टिव टीचिंग के मुख्य या फिर की बिहेवियर्स कौन कौन से हैं वो आपको इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है। सबसे पहले बोला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग करना। बच्चों को बोलना कि भाई आप अपने नए नए आइडियाज दो और पढ़ाने के साथ बच्चों के आइडियाज को यूज करना। दूसरा बोला है स्ट्रक्चरिंग यानी कि संरचना। आप जो भी पढ़ा रहे हो क्लास में वो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा रहे हो। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या होती है, अनुदेशात्मक विविधता या फिर आपका प्रश्न पूछना यानी कि क्वेश्चनिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण के व्यवहार होता है, यानी कि कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का बिहेवियर होता है। तो बच्चों के आइडियाज को यूज करना, स्ट्रक्चरिंग करवाना या फिर क्वेश्चनिंग करवाना, ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर आता है। लेकिन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है वो आपके किसके अंदर आता है, वो आपके इफेक्टिव टीचिंग के अंदर आता है, वो आपके की बिहेवियर के अंदर आता है। तो दो चीजें होती है, एक तो होती है हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, एक होती है आपकी टीचिंग की बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर वो सारी चीजें होती है जो हमको पढ़ाने में मदद करती है। हम बच्चों से यहाँ पे आइडियाज मांग रहे हैं, तो हम बच्चों को बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पे आप भी अपने आइडियाज दो, तो वो उनके आइडियाज जो है वो हमको पढ़ाने में और हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक होता है स्ट्रक्चरिंग और एक होता है क्वेश्चनिंग, जहाँ पे हम बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, तो वो भी हमको पढ़ाने में और हेल्प करता है। लेकिन इंस्ट्रक्शनल वैरायटी क्या है, ये पढ़ाने का एक आपका प्रमुख तरीका है, यानी कि की बिहेवियर है, जहाँ पे आपकी शिक्षण जो है वो प्रभावी बन सकता है। ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपको, बस ये आपका शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए एक की बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं और की बिहेवियर्स क्या होते हैं, इनमें अंतर होता है। एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा गया है कि की बिहेवियर कौन कौन से है और हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होते हैं और की बिहेवियर क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं क्लास लेकर आ जाऊंगी जहाँ पे हम अच्छे से कवर कर लेंगे कि हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, नाम बता दूंगी मैं आपको, और की बिहेवियर कौन कौन से होते हैं उसके भी नाम बता दूंगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं क्लास आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथड ऑफ टीचिंग से आपका सवाल पूछा गया है, शिक्षण के जो तरीके होते हैं उनसे आपका सवाल पूछा गया है। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का इनमें से कौन सा सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा तरीका है। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन करना या फिर विवरण करना, लेक्चर देना, डिस्कशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर नरेशन। सबसे अच्छी टीचिंग की मेथड कौन सा है। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड में जो भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर जो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, पहले उसको चुन के निकाल लेना है कि टीचर सेंट्रिक कौन सा है और स्टूडेंट सेंट्रिक कौन सा है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है और आपका जो छात्र केंद्रित, जो आपका शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है और आपकी छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, वो आपको छांट के यहाँ पे निकाल लेना है। अब टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, टीचर आपका केंद्र बिंदु होता है, टीचर आपका सेंटर पॉइंट पे होता है, टीचर का भागीदारी यहाँ पे ज्यादा होती है, बच्चे की भागीदारी यहाँ पे कम होती है। लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होता है, जो आपका बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो केंद्र बिंदु पे होता है, वो सेंटर रोल प्ले करता है, उसकी ही चलती है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है और उसकी भागीदारी यहाँ पे ज्यादा होती है, टीचर की भागीदारी इस मेथड में कम होती है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में से बताओ सबसे अच्छा टीचिंग का मेथड कौन सा है, टीचर सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड। तो लर्नर सेंट्रिक मेथड जो होता है, इसको ही हम स्टूडेंट सेंट्रिक बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लर्नर सेंट्रिक यानी कि छात्र आधारित जो विधि होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर बच्चों के अनुसार यानी कि छात्र के अनुसार पढ़ाता है, उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे जो छात्र आधारित विधि है उसको चुन के निकाल लो, वही आपका बेस्ट मेथड हो जाएगा।
लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि आपका टीचर सेंट्रिक होता है। डिस्कशन जो है वो आपका लर्नर सेंट्रिक होता है। प्रदर्शन करके बताना ये भी आपका टीचर सेंट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर आपको प्रदर्शन करके दिखाता है। और नरेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, विवरण कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चा कौन सा, एक चर्चा विधि बच रही है, जहाँ पे आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आपस में चीजों को डिस्कस करते हैं, आपस में किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और फिर अपना जो भी सीखते हैं वो चर्चा के माध्यम से सीखते हैं। तो ये आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में संदर्भित किया जाता है। Which one of the following is considered as a sign of motivated teacher? इन चारों में से बताना है कि एक मोटिवेटेड टीचर जो है वो कौन सा कहलाएगा। सबसे पहले तो छात्रों से प्रश्न पूछना, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। अगर बच्चे यहाँ पे आपसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे अभिप्रेरित शिक्षण कहलाओगे, क्या मोटिवेटेड टीचिंग कहलाएगी आपकी, या फिर छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर बच्चे क्लास में रोज आ रहे हैं, काफी सारे बच्चे क्लास में आपके प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या आपकी शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित रहेगा, आपका टीचिंग जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। या फिर अध्ययन कक्ष में मौन रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लास में कोई भी बच्चा बातें नहीं कर रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब लोग चुपचाप से बैठे हैं, तो क्या आपका शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित होगा, यानी कि तब आपकी टीचिंग मोटिवेटेड कहलाएगी। या फिर स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, यानी कि छात्रों का नोट्स लेना, वो आपकी टीचिंग को मोटिवेटेड बनाता है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी टीचिंग, आपका शिक्षण मोटिवेटेड हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। अगर छात्र आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तब आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो मोटिवेटेड रहेगा। यानी कि अगर आपसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, उनको समझ में आ रहा है, वो आपकी पढ़ाई हुई बातों में ध्यान लगा रहे हैं, वो आपस में मस्ती नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका क्या साइन है, इसका ये साइन है कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चे को भी समझ में आ रहा है, बच्चा अपनी सक्रिय भागीदारी वहां पे दे रहा है। तो यानी कि आपका शिक्षण जो है वो अभिप्रेरित होगा, आपकी टीचिंग स्टाइल जो है वो और मोटिवेटेड होगी, आपको लगेगा कि मुझे और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र काफी ज्यादा क्लास में प्रेजेंट है, इससे आपका पढ़ाने का स्टाइल मोटिवेटेड नहीं लगेगा। हो सकता है बच्चे यहाँ पे बातें करने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते ही नहीं हो। ठीक है, या फिर अध्ययन कक्ष जो है, क्लासरूम जो है वो चुपचाप है, सारे बच्चे चुपचाप से बैठे हैं क्लास में, वो भी आपके शिक्षण के स्टाइल को मोटिवेटेड नहीं बताता है। और बच्चे क्लास में नोट्स ले रहे हैं तो उससे भी आपका शिक्षण का स्टाइल मोटिवेटेड नहीं लगेगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन के आंसर भी दिए हुए हैं, आप बाद में चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, यहाँ भी आपसे इवेल्युएशन टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा है, यानी कि इवेल्युएशन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इवेल्युएशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे अगर आपने इस टॉपिक को मेरे से पढ़ा है तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इस शब्द से ही आप इसका आंसर दे दोगे कि प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है या फिर समेटिव है। ठीक है, हिंदी में क्या है इसको देख लेते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ चलेंगे। उस मूल्यांकन श्रेणी की पहचान करें जो विद्यार्थियों के निर्देशन देने के दौरान सतत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिगम प्रगति का निर्धारण करती है। यानी कि निर्देशन देने के दौरान सतत प्रक्रिया प्रदान, ये शब्द से आप यहाँ पे अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपसे पूछा है ये जो 4 यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप है जहां पे टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने के दौरान बच्चे से सवाल जवाब करता है और पढ़ाने के दौरान उसका मूल्यांकन करता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में करता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होता है ऐसा, फॉर्मेटिव में होता है या फिर समेटिव में होता है। हिंदी में क्या बोले हैं ऑप्शन, नियोजन में होते हैं, निदान में होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में होते हैं या फिर योगात्मक मूल्यांकन में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होते क्या है इसको समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ ही पढ़ाने के दौरान ही वो आपसे सवाल जवाब कर रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो होते हैं आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होते हैं, ये जब सारा कोर्स आपका खत्म हो गया तो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में सबसे लास्ट में, सबसे एंड ऑफ द कोर्स में जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे आपके स्कूल वगैरह में
फाइनल एग्जामिनेशन होते थे, वो पूरा साल खत्म होने के बाद में होते थे, सबसे लास्ट में। पूरा साल आपने पढ़ाई करी और उसका फिर लास्ट में एक एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, जो कि आता है आपके समेटिव एग्जाम, समेटिव इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम एंड ऑफ द कोर्स आपका इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आपकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन पढ़ाने के बीच बीच में टीचर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ आपसे सवाल पूछ रहा है कि अच्छा बताओ यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, क्या आपको समझ में आ गया, इस टॉपिक को मैंने आपको क्या समझाया था, उस टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको। तो पढ़ाने के दौरान टीचर आपसे सवाल जवाब कर रहा है, तो पढ़ाने के दौरान जो हम मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। यहाँ पे यही पूछा था कि ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो टीचर पढ़ाने के साथ साथ करता है, यानी कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कौन सा मूल्यांकन होता है, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अगर आपने यहाँ पे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पढ़ी हुई है तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। यहाँ पे बोला है कि कॉग्निटिव एबिलिटी में हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, नोइंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, या फिर इवेल्युएटिंग होता है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में कुछ चरण दिए हुए हैं कि हम बच्चे की जो है ना, बच्चे की जो है ना बुद्धि है उसका विकास कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ यहाँ पे चरण बताए हुए हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ब्लूम्स का नाम नहीं लिख दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक आपकी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी ज्ञान संबंधी योग्यता है उसी को ही हम बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसके ऊपर ब्लूम्स ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो जानना, समझना, विश्लेषण करना या फिर मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन करना। तो ब्लूम्स ने 6 स्टेप्स बताए थे, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले हमको बच्चे को नॉलेज देनी है, यानी कि बच्चे को चीज़ का ज्ञान देना है, फिर उसको उस चीज़ की समझ बैठानी है, यानी कि फिर हमको उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है उस कॉन्सेप्ट की, और फिर उसको वो चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करवानी है, यानी कि उसको उस जीवन में वो चीज़ जो है वो लागू करवानी है जो उसने सीखी है। लागू करने के बाद में उसका एनालिसिस होगा, यानी कि विश्लेषण होगा, फिर सिंथेसिस होगा, यानी कि संश्लेषण होगा, और फिर मूल्यांकन, यानी कि फिर उसका हम इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन, मूल्यांकन जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। हाईएस्ट एबिलिटी कौन सी होती है, कॉग्निटिव डोमेन में आपकी होती है मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन होती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटी दैट एनकरेज लर्निंग, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, या फिर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। क्या पूछा है आपसे हिंदी में सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अब ये नहीं शब्द देखना है और ढंग से इसका जवाब देना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षक का ज्ञान क्या शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है क्या, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, क्या वो सारी चीजें शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है क्या, शिक्षक और विद्यार्थी की जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है क्या वो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, या फिर अनुभव द्वारा सीखना आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो टीचर में कैसा ज्ञान है, कितना ज्ञान है, ये शिक्षण को प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है। दूसरा बोला है कि ऐसी गतिविधियां जिससे आपकी क्लास प्रोत्साहित होती है, तो ये चीजें भी आपके शिक्षण को प्रभावित करती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और अनुभव द्वारा सीखना, अगर टीचर को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो वो भी आपके शिक्षण को प्रभावित करेगा। अगर कोई नया टीचर है जिसको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कोई टीचर है जिसको 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, बच्चों को अच्छे से टैकल कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो आपका शिक्षण की जो है ना, शिक्षण को प्रभावित नहीं, शिक्षण को प्रभावित करता है। हमसे पूछा कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टीचर और स्टूडेंट की सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी है। जितने भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी सही होते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। इन दोनों को ही आप याद से ज्वाइन कर लेना ताकि क्लास की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।